अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो टॉपिक आज हम पढ़ने लगे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला फिनोमेना है। जो लाइट प्रोड्यूस होती है जिसको आप घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से काम करती है। इसके अलावा जो एटीएम कार्ड से हम पैसे निकलवाते हैं तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ हो रही होती है। अब नेक्स्ट जो है इसे किसने डिस्कवर किया, इसको हम देखते हैं। तो इसको डिस्कवर किया माइकल फैराडे ने इंग्लैंड में। I discovered electromagnetic induction in England. I am Michael Faraday. I am Joseph Henry. I discovered electromagnetic induction in America. तो दो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सेम टाइम डिफरेंट कंट्रीज में डिस्कवर किया। हम चंद एग्जांपल्स के ज़रिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी करेंगे। अब बच्चे एक एग्जांपल के ज़रिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने की ट्राई करेंगे। अब इसमें आप देखें कि आपको एक मैग्नेट नज़र आ रहा है और एक सोलेनॉइड है जो कि अटैच है एक एमीटर के साथ। अब अगर मैं मैग्नेट को मूव कराता हूँ तो आप देखते हैं कि करंट इंड्यूस होता है। अब यहाँ पर जो बातें याद रखने वाली हैं कि जैसा कि एक मैग्नेट को हम सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल इस वक्त मैक्सिमम है लेकिन करंट फिर भी ज़ीरो है। और जब हम मैग्नेट को हिलाते हैं तो ही करंट इंड्यूस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ही करंट को इंड्यूस कर सकता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है लेकिन चेंज नहीं हो रहा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। और अगर हम मैग्नेट को राइट साइड पे मूव कराते हैं तो करंट एक डायरेक्शन में, और अगर लेफ्ट साइड पर मूव कराते हैं तो करंट दूसरी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन सेम नहीं रहती बल्कि चेंज होती रहती है। मैग्नेट की मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉइल या कॉइल की मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट चेंज हो जाए तब। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूं डिफाइन कर सकते हैं कि करंट का इंड्यूस हो जाना एक कॉइल के अंदर, जब मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंज हो तो हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूं डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंज होने से करंट का इंड्यूस हो जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे करंट को इंड्यूस कर देता है, ये हम इस लेक्चर के लास्ट में देखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने बात की कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ही करंट को इंड्यूस कर सकता है इन द कॉइल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन सी चीज़ें चेंज कर सकती हैं? तो तीन बच्चों मेन चीज़ें हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकती हैं। अब जैसा कि आपको याद हो phi इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल और बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो बुक में आपने जितनी भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ चेंज हो रही होगी जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी इन द कॉइल। इन बातों में बच्चों हमें एक और बात याद रखनी चाहिए कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे, यानी कि जितनी तेज़ी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट है वो ना सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बल्कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे भी डिपेंडेंट है, जैसा कि I इज इक्वल टू वी ओवर आर पे। मीन के फर्ज करें कि अगर एक कॉइल की रेजिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन और एक की कम है, जबकि दोनों में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है वो सेम है, तो ज़्यादा करंट उस में फ्लो करेगा जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। अब बच्चे, जैसा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे थे तो यहाँ पर भी
यानी कि स्विच क्लोज किया है तो एक डायरेक्शन में, और अगर हम उसे ओपन करते हैं तो दूसरी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है। अब बच्चों हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो करंट है वो क्यों इंड्यूस हो जाता है। जो बुक में एग्जांपल्स हैं उन्हें आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप लाजमी पूछिएगा। तो बच्चों जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो ये है कि एक स्टैटिक चार्ज अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखते हैं तो वो जाहिर है उस पर जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो लगाता है। इसी तरह एक मूविंग चार्ज अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और अगर उस मूविंग चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजारा जाए तो वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एक ऐसा रिलेशन देखेंगे जो हमने इससे पहले नहीं देखा हुआ। ये बच्चों एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है कि अगर एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है इन द रीजन ऑफ स्पेस तो वहां पर एक करली इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा थ्रू दैट रीजन और उस सराउंडिंग रीजन्स में। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि स्टैटिक चार्जेस की वजह से बनता है, उसका जो इलेक्ट्रिक पैटर्न है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है वो ऐसा नहीं बनता, वो करली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो वो आपस में इस तरह अरेंज करते हैं, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी थी अगर पॉजिटिव चार्ज रिजाइड कर रहा होता था एट द सरफेस। ठीक है, कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था वो ज़ीरो था, तो वो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, यहाँ से उठा के लाते थे इस जगह पर, इस जगह, तो वहाँ पर आपको याद हो हमने लिखा होता था माइनस ई डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी। अब यहाँ पर क्योंकि डेल्टा आर ज़ीरो है, इस वजह से डेल्टा वी भी क्या आता था, ज़ीरो आता था। लेकिन ये कब की बात कर रहे हैं? ये उस वक़्त की हम बात कर रहे हैं जब हम जो स्टेशनरी चार्जेस के लिए हम कंसीडर करते थे किसी कंडक्टिंग स्फीयर को। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो ऐसा करली इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डिफरेंट है उस स्टैटिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि एक स्टैटिक या स्टेशनरी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो करली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। ये जो करली इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो अफेक्ट है चार्ज पर वो वैसा ही है जैसा कि हम पहले चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं कि अगर एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाएगा तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो जो टर्म है मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको यूं डिस्क्राइब किया जाता है कि हम कहते हैं कि अगर एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस करता है करली इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कहा जाता है कि बेहतर ये है कि हम कहें कि जहाँ पर भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व किया गया है तो वहाँ पर हम एक करली इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑब्जर्व करते हैं, और जो फैराडे लॉ है वो रिलेट करता है इन क्वांटिटीज़ को। वो कैसे रिलेट करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड तो आपको याद ही होगा कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। तो अगर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है इन दैट टाइम, और इस केस में जो चार्ज है दैट इज इन मोशन समवेयर आउटसाइड द सोलेनॉइड वो कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड एसेंशियली तकरीबन ज़ीरो ही होती है अगर हम एक वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड को कंसीडर करें। लेकिन एक मतलब डिफरेंट फिनोमिना होगा अगर जो है वो हम करंट को वेरी करें, क्योंकि आपको याद है B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। तो अगर हम करंट को वेरी करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी
चेंज होगा इनसाइड द सोलेनॉइड। तो क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड नहीं है, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे एक करली मैग्नेटिक फील्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड। और ये जो अनयूजुअल करली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों ये जो करली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये सेंट्रल एक्सिस से, ये जहाँ पर आपको एक ब्लू सा डॉट नज़र आ रहा है उस वायर के अंदर, ये वहाँ से सेंट्रल एक्सिस से जो आउटर एज है वहाँ पर ई प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। जो इनसाइड है यहाँ से ये ई प्रोपोर्शनल है आर के, लेकिन जो आउटसाइड है वहाँ पर ई प्रोपोर्शनल है 1 ओवर आर के, ठीक है। तो इनसाइड ई प्रोपोर्शनल आर के और जो आउटसाइड है वो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो मीन के अगर आप वायर से दूर जाते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। अब ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी चार्जेस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि एसोसिएट है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ या टाइम वेरिंग करंट के साथ, इस वजह से इसे नॉन कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। और इसका जो इफेक्ट है चार्ज पर वो वही जैसे आम इलेक्ट्रिक फील्ड का है वैसा ही है कि अगर कोई चार्ज को प्लेस किया जाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई मतलब चार्ज को हम प्लेस करेंगे, फर्ज करें कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्लेस्ड है, तो वो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। अच्छा बच्चों, इसकी डायरेक्शन के लिए ये मैं बताता जाऊँ कि अगर आप इन फिगर्स को देखें तो आप ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है। ये 4 डिफरेंट केसेस जो आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, तो ये शो करेगा कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मतलब पॉइंट्स आउट है या इनटू द पेज है या इंक्रीजेज है या डिक्रीजेज है विद टाइम, तो इनके रिजल्ट से आप देख सकते हैं कि जो इस नॉन कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नहीं डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बल्कि हम कहेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंडेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे, और साथ में नेगेटिव साइन भी है, यानी कि जिस डायरेक्शन में चेंज होगा उस डायरेक्शन को रिवर्स कर लें, और उस डायरेक्शन को जब आप रिवर्स करके जो डायरेक्शन आएगी वही हम कहेंगे कि वो डायरेक्शन है उस इलेक्ट्रिक नॉन कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मिसाल के तौर पे इसमें आप 2 एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं कि पहले B1 है और फर्ज करें कि वो इंक्रीज होके B1 इंटू टी प्लस डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल कुछ बाद के, तो जो चेंज है डेल्टा B1 की डायरेक्शन उसका रिवर्स ले तो उस डायरेक्शन में यानी कि ये नॉन कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसी तरह दूसरे एग्जांपल में जब डिक्रीज है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो डिक्रीज डेल्टा B1 की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस नॉन कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और बाकी जैसे जैसे आगे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो इसमें फर्दर भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।